आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उनके रिलेशन को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से उनको हम डिफाइन करते हैं। तो कल आपने स्टार्टिंग में देखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने देखा, रीड किया। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया गया था कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह के सराउंडिंग वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश किसी बिंदु पर कल्पित करने पर या रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया था। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और उसे आपने देखा होगा। एक तो कहा गया वेक्टर फंक्शन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो ये कहा गया कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने ये कोई चार्ज लिया है जिसका आप ये सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। तो आपने कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट का ये कोई पोजीशन देखा है आपने। अब इस पॉइंट की स्पेसिफिक पोजीशन जो है आप स्केलर या वेक्टर की तरह जानना चाहते हैं तो इस पॉइंट का कोई नाम दे दें, P है, R डिस्टेंस पर है और ये स्पेस में कहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक कल्पित आवेश जिसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं यहाँ पर रख देते हैं। टेस्ट चार्ज को मिनिमम और पॉजिटिव चार्ज माना जाता है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वेक्टर फंक्शन, यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हैं वेक्टर फंक्शन पोजीशन, वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो इस पॉइंट पर आप कोई वेक्टर फंक्शन जानना चाहते हैं जो कि स्पेसिफिक पोजीशन r डिस्टेंस पर है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेजर करेंगे। तो किसी बिंदु का सदिश फलन स्थिति ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु का सदिश फलन स्थिति ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये हिंदी है। तो वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट inside the electric field is called electric field intensity. Electric field intensity. तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ये प्राप्त हो गया। और यहाँ पर स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट इनसाइड द फील्ड इज कॉल्ड, यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल। तो लिखा जा रहा है यहाँ पर देखिए स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन of the point inside the electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपने नोट कर लिया। तो हम आपको आज ये 2 टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको ये बताया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो represented by
इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर लिखा गया था। तो इस तरह से आज आपका जो न्यू टॉपिक स्टार्ट है वो देखिए किस तरह से आप मेजर करेंगे और उनको आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप रिटन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट आपको रीडिंग मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जो टॉपिक है इसको लिखने के जो प्रोसेस हैं इतने अलग अलग हैं कि आप प्रॉब्लम में कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे इसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। एक वेक्टर फंक्शन, स्केलर और वैसे फील्ड लाइंस भी खींचा गया था। तो कहीं पर वो कहता है इसी पॉइंट को ऐसे देखे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई बात नहीं, वही स्टेटमेंट है। लेकिन समस्या तब होती है जब आपसे स्ट्रेंथ की बात करता है, या पूरा लिख दें इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस तरह से जब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करता है तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हम वो किसी तरह से ऐसे ड्रा करते हैं तो उसके किसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशन आपको पॉइंट लिखा गया था इनसाइड द फील्ड के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, तो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये फील्ड लाइंस है, यहाँ पर एक टेंजेंट या कोई स्पर्शी ड्रा कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा यहाँ कि जो पॉइंट कहा जा रहा है वो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो वही नाम दे रहे हैं जो कि ऊपर अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सुना या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने सुना। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहता है, और किसी किसी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइन करिए। तो समस्या होती है, कंफ्यूजन भी होता है कि कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करिए, फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइन करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करिए। तो इनमें से कॉमन नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही है। वैसे किसी चैप्टर में हम इसकी स्ट्रेंथ को और इससे अलग करके समझाएंगे, वो बात अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉमन पोजीशन यही है, इनको हम अलग अलग नामों से व्यक्त कर सकते हैं। और मेजरमेंट इसी का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वेक्टर फंक्शन मेजरमेंट है, इसलिए इसके नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। तो मैथमेटिकल हम इसको कैसे मेजर करते हैं यह ध्यान दीजिए। तो अभी आपको जो हमने याद कराया वो क्लियर हो गया होगा कि हमारा सेंस था यहाँ पर कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको नोट भी कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र का एक अभिलक्षणिक गुण है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र का एक अभिलक्षणिक गुण है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण और दिशा को प्रति एकांक आवेश के अनुपात में ज्ञात की जाती है। तो हम यहाँ पर
वो पॉइंट शो कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई आवेश दिया गया है, पॉइंट चार्ज दिया गया है, ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई आपने यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया, और इनसाइड द फील्ड, ये फील्ड के अंदर ही है, एयर में रखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि एट पॉइंट P या B, कोई भी नाम दे दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कूलाम के नियम से आपने लिखा था आउटसाइड ड्यू टू रिपल्सिव नेचर अलोंग ज्वाइंट लाइन। तो इनको मिलाने वाली सरल रेखा के अंदिश बाहर की तरफ होगी धन आवेश के कारण। तो ये फोर्स हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज रखा है, जिसको हम हाइपोथेटिकल या फिर टीटीएस चार्ज कहते हैं, काल्पनिक या कल्पित आवेश कहते हैं, या न्यूनतम धन आवेश कहते हैं, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसका हम फोर्स इस पर नहीं रीड करेंगे, क्योंकि आप मान रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर चल रहे हैं। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके रेशियो में क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये हम लोग नोट करते हैं। देखिए ऐसे, तो E को इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पर B। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B inside the electric field, inside the electric field। तो ये आपने वेक्टर फॉर्म में दिखाया। यूनिट तो आप देख ही रहे हैं, न्यूटन पर कूलाम लिखा गया है, या आप इसको वोल्ट पर मीटर में आगे रीड करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए तो आपका जो सिलेबस में है वो है स्फीयर का है, तो हम स्फेरिकल बॉडी का बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाएगा। बहुत आसान तरीका होगा। आज पहले आप ये डेफिनेशन देख लीजिए और इनका आपस में रिलेशन, फिर मेजरमेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वल टू F/Q0, तो न्यूटन पर कूलाम आर वोल्ट पर मीटर, ये शो कर दिया गया। अब हम आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताते हैं। जैसे E को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अर्थात किसी स्थान से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितना ही आप ज़्यादा दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मैथमेटिकली तो ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन किसी फील्ड के नॉर्मल, जैसे कि हमने कोई सरफेस ड्रॉ कर दिया ऐसे, इस तरह से अगर उसके नॉर्मल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तब तो ये यूनिफॉर्म है। अगर पैरेलल है तो हर जगह, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ कहा जाएगा एवरीवेयर। लेकिन किसी पॉइंट से आप ऐसे फील्ड को दिखा रहे हैं ऐसे, तो कॉन्टिन्यू ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन कम है और यहाँ इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे देखिए, तो इस तरह से जब हम किसी चार्ज से दूर जा रहे हैं और इनमें फील्ड लाइन का सेपरेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, सेपरेशन लगातार इनमें इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये कहा जाता है कि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है आगे बढ़ने पर, या फील्ड लाइन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इनमें हम संख्या ऐसे ज़्यादा बना दें, जैसे इधर फील्ड लाइन ज़्यादा ड्रॉ करें ऐसे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा हो गया था, Q1 लार्जर देन बाई Q को शो कर रहा होगा। तो इस तरह से आप E को डिफाइन करते हैं, यूनिट लिखा है, डायमेंशन आप इसका नोट कर सकते हैं। न्यूटन को आप जानते हैं ML/T-2, आप ये डायमेंशन लिख सकते हैं M/A से, और Q को IT, A और T से, इनको आप कंबाइन कर दें तो ML/T-3 A-1, ऐसे आप रखकर सॉल्व कर सकते हैं।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। शुरू में ही हमने लिख दिया था कि ये वेक्टर फंक्शन दिया जा रहा है, तो वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आप लिख सकते हैं इट्स रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह शो करते हैं। तो इनका यूनिट डायमेंशन हो गया। अब इसका मेजरमेंट, इससे पहले आप एक पॉइंट आउट देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत आसान है। तो हमने बताया था किसी बिंदु की स्थिति को अदिश के रूप में ज्ञात किया जाए। वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु की स्थिति को अदिश फलन के रूप में ज्ञात किया जाए तो वो वैद्युत विभव का रूप लिया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो और भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, वर्क है, डायपोल है, बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक जो स्टार्टिंग आपको मिलता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसी पर टॉपिक हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। मैथमेटिकल डिफिनीशन में कहा गया है V = W/Q नॉट, अर्थात आपने कोई एक चार्ज या ग्रुप आप चार्ज लिया था और ये सराउंडिंग स्पेस है, ऐसे हमने ड्रा भी किया था। आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया, इस चार्ज है, सेपरेशन जो है R है यहाँ पर। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन देखिए, यहाँ से इसकी ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो इस पॉइंट की पोजीशन का स्केलर फंक्शन आप लेने जा रहे हैं, वेक्टर नहीं, जो डायरेक्शन पर डिपेंड न करता हो। अर्थात इस पॉइंट को और कहीं भी घुमा दें तो जो पोजीशन है आगे रहने दीजिए, तो एक तरह से डिस्टेंस के रूप में हो जाएगा। और अगर ये स्केलर है, स्पेसिफिक डिस्टेंस या जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल वही होगा, चाहे आप यहाँ पर ए पर मेजर करिए या आप यहाँ बी पर मेजर करिए। तो ये कहा जाएगा स्केलर प्रॉपर्टी कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ वर्क के लिए तो आपको एक समस्या होगी, पोटेंशियल ऑब्जर्व आप किसी पॉइंट पर कर रहे हैं, चाहे वो ए या बी पर कर रहे हैं, किसी ऑब्जर्व लोकेशन से, जबकि वर्क जो है हमेशा 2 पॉइंट को लेकर चलता है। यहाँ पर एक बिल्कुल ध्यान देना है, पोटेंशियल निकालना वर्क से। और वर्क आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये तभी सॉल्व होता है जब आप डिस्प्लेसमेंट, अर्थात ऑब्जर्व लोकेशन 2 पॉइंट लेते हैं। लेना एक है, यहाँ पर शो कर रहा है 2 डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो कहा गया है कि एक पॉइंट को हम इनफाइनाइट पर ले लें, एट इन्फिनिटी, और वहाँ से तेज चार्ज को मूव करें, चाहे हम उसको ए पर ला रहे हो या बी पर ले जा रहे हो, या स्ट्रेट ला रहे हो या चाहे जैसे ला रहे हो, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड यहाँ नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट वही होगा 2 पॉइंट के बीच। तो इस तरह से ये देखा गया है कि वर्क के लिए हमें एक इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जर्व करना होगा, और एक वो पॉइंट जो इनसाइड फील्ड लिया गया है, वहाँ तक किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो शो किया जाएगा, और उसका चार्ज का रेशो पोटेंशियल को शो करता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ वर्क इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट ए ऐसे लिखा जाता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल, तो टेस्ट चार्ज को अलग कर दीजिए और वर्क को आप यहाँ पर कूलम्ब फोर्स को मेंशन करेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं वो लिया जाएगा ऐसे। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डॉट पार्ट है, क्योंकि वर्क स्केलर है तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है।
तो कहाँ से कहाँ तक लाया गया है इसकी लिमिट आप रखते हैं। जैसे इसको इनफाइनाइट से आप उस पॉइंट पर ला रहे हैं जहाँ पर ये लोकेट कर रहे हैं, तो इसकी पोजीशन देखिए, यही हमने थ्योरी में दिया था स्टार्टिंग। तो जो ये पोजीशन है उसका स्केलर फंक्शन लेने जा रहे हैं। ये पोजीशन हो गया, स्केलर का रहता है, जैसे दूरी या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये दूरी हो गया जिसको हम मेंशन करने जा रहे हैं पोटेंशियल के लिए। तो कूलम्ब फोर्स आपको रीड करके बताया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये शो किया गया है और मोशन का डायरेक्शन जो है इनसाइड शो किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का डायरेक्शन आउटसाइड है, मोशन का डायरेक्शन इनसाइड है। तो एफ और डी आर कहने का सेंस कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होगा 180 होगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r स्क्वायर इंटू डी आर और cos 180 रखते हैं, ऐसे देखिए 180। तो cos 180 का मान -1। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ से 90 + 90 माइनस साइन 90 या -1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए तो ध्यान रखिएगा कि हम वर्क को पहले निकाल रहे हैं और वर्क में इसका डिवाइड कर दे रहे हैं, डायरेक्ट पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्चार्ज तो कैंसिल हो गया, तो Q/4πε0 ये देख सकते हैं। यहाँ पर लिया गया dr/r², ऐसे लिमिट इनफाइनाइट से r तक के लिए है, ये शो कर रहे हैं। तो इसको आप इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं -1/r। वैसे किसी को प्रॉब्लम है तो इस तरह से इसको अपवर्ड लाइए, तो ये r⁻² इंटू dr, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो r⁻² + 1/-2 + 1 या -1/r ये देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इनको सॉल्व करें तो 4πε0 इन ब्रैकेट -1/r, लिमिट भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट से r तक है, यहाँ माइनस से पहले, तो -Q/4πε0 ये रखिए, तो -1/r, ये माइनस माइनस प्लस कर लीजिए 1/∞, तो ये 0 हो जाएगा, ये +QR। तो आपने ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल सॉल्व कर लिया वो आपको प्राप्त हो गया 1/4πε0 Q/r, ये पोटेंशियल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपको जो डिफिनेशन देना होगा वो ध्यान देना है। वो करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा दिया जाए। तब तक आप अगर लिखे नहीं तो लिखते रहिए और सुन भी लीजिए कि वैद्युत विभव की क्या परिभाषा बताई गई है। तो कहा जा रहा है कि अनंत से अनंत लेने का रीजन हमने बता दिया कि रीजन ये है कि आप वर्क से डिफाइन करने जा रहे हैं। वर्क के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए जिस पर आप ज्ञात करना चाहते हैं फील्ड के अंदर और जहाँ से आप ला रहे हैं। अब अनंत लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अनंत पर पोटेंशियल 0 कर देंगे तो जो डिफरेंस की वैल्यू है समाप्त होकर एक पॉइंट पर मालूम हो जाएगा, क्योंकि हम पोटेंशियल सीधे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे 2 पॉइंट लिखाया जाए AB और वर्क ये लिखा जाए AB/Q0 ऐसे लिखा जाए, तो जब B को इनफाइनाइट पॉइंट पर कर देंगे तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा और इस तरह से हम इसको जब 0 कर देंगे तो डायरेक्ट ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्ञात हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि हम लोग डिफिनेशन में कहते हैं कि इफ अ टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑब्जर्वेबल पॉइंट, then the ratio of work done against electrostatic attraction or repulsion per unit discharge or per unit charge defined as potential at that given point। उस पॉइंट का नाम लेते हैं at that given point।
तो जो पॉइंट की बात करते हैं तो पोजीशन आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक का वो पोजीशन क्या है। तो इसीलिए कहा गया था स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट इनसाइड द फील्ड इज नोन एज स्केलर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से यहाँ पर शुरू में आपको थ्योरी हेल्प किया गया था और ये मैथमेटिकल वैल्यू दे दिया गया। यहाँ मैथमेटिकल आप लिखेंगे और ये एक तरह से डेरिवेशन आपको मिल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हम इसको मान रहे हैं पॉइंट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज जो दिए हैं प्लस क्यू है। और एट ए पॉइंट जो पॉइंट कहा जा रहा है वो पॉइंट आपका ए है, ए होगा बी होगा कोई भी ले सकते हैं, जिसमें डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लीजिए। तो आपको एक प्रूफ भी मिला और कंसेप्ट भी मिला। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज स्केलर फंक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब इन दो टॉपिकों को जब आपने रीड किया कि ई एंड बी आर दोनों को आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन ऑफ देम इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर। तो देन हाउ दे आर रिलेटेड टुगेदर, तो इनमें आपस में क्या संबंध होगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक को ही शो करते हैं किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, जहाँ पर एक स्केलर प्रॉपर्टी शो करता है दूसरा वेक्टर को शो करता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, डेट मीन्स रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी में क्या रिलेशन है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं तो वहाँ पर भी देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इसको देखकर इनका रिलेशन बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऐसे देख सकते हैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऐसे देख सकते हैं। तो हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज ले लीजिए और इनसाइड द फील्ड आर डिस्टेंस पर आपने इस चार्ज रखा। यहाँ पर कहा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आपने रिपल्सिव के कारण आउटसाइड दिखाया, और इस पॉइंट को आप ये मान लीजिए ये वो है, यहाँ पर कूलॉम फोर्स है। तो आपने लिखा था ई एट पॉइंट ओ, तो एफ कूलॉम फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज आपको रीड कराया गया है इन एयर। अगर ये एयर में है तो 1/4πε0 Q0 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर अपान में ऑलरेडी Q0 है, तो इस तरह से Q0 कैंसिल हो जाएगा। और इसका कोई डायरेक्शन आप लिख सकते हैं आर कैप, मान लीजिए मैंने टू डायरेक्शन डिफाइंड एज वेक्टर क्वांटिटी। वैसे डायरेक्शन आप ए से कोई नाम दे दीजिए इधर भी, तो आर कैप का इंडिकेशन जो होगा ए टू बी, इन डायरेक्शन ए टू बी, इन डायरेक्शन ए टू बी। तो इस तरह से आर कैप आप कर सकते हैं या ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको ये सिंबल क्लियर समझ में आ जाए। ए बी ऐसे ए टू बी, ये मैग्नीट्यूड हो गया और वो डायरेक्शन हो गया। अगर आप केवल मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, डायरेक्शन हटा दीजिए, तो 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम आर वोल्ट पर मीटर। तो दोनों पॉइंट आपके सामने आ गया। एक तो जो हमने पहले बताया पोटेंशियल, और ये आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पोटेंशियल भी यहाँ लिख कर आपको बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलरेडी स्केलर है, तो यहाँ की जरूरत नहीं है। तो 1/4πε0 Q/r, इस तरह से वहाँ पर ये प्राप्त हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डायरेक्शन में इस तरह से ये शो किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आर का रेसिप्रोकल है, जबकि ये स्क्वायर का है।
ये दोनों शो किया गया है। तो इस तरह से आप इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं और इनके रिलेशन को जान सकते हैं कि कैसे आपस में रिलेट होंगे। जैसे आप यहाँ जानते हैं कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो अगर आप v को लिखते हैं एट ए पॉइंट, स्केलर फंक्शन ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु की अदिश स्थिति या वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु की अदिश स्थिति और सदिश स्थिति का आपस में संबंध, अर्थात v और e का आपस में रिलेशन क्या होगा। तो v की जो पोजीशन आपने अभी सॉल्व कर लिया है तो आया है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q बाई आर। इस तरह से q बाई आर आपने सॉल्व कर लिया। q को चार्ज ले लीजिए, चाहे कैपिटल लिखे होंगे कैपिटल, स्मॉल लेना हो स्मॉल ले लीजिए। अब इनको r के रिस्पेक्ट में जो r वेरिएबल हो तो dv बाई डी आर, इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q को अलग कर दीजिए, d बाई डी आर इंटू r 1/r। तो इस तरह से देखिए ये शो कर दिया गया। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे देखिए -1/r स्क्वायर, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। 1/r का इंटीग्रेशन टू डिफरेंशिएशन ये सब आपको क्लियर होगा। ये r की पावर -1 हो गया, इसको पढ़ रहे हैं, पावर को पहले लिखिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो -1 r की पावर -2 या -1/r स्क्वायर। अब आपके पास जो फॉर्मूला आया है वो देख सकते हैं, dv बाई डी आर। अब माइनस साइन इधर अगर आप शिफ्ट कर दें तो जो बचा हुआ पार्ट है वो e को शो करेगा। तो यहाँ पर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर e को शो करेगा। तो माइनस हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो dv बाई डी आर इक्वल टू e। ऐसे देखिए ये आपका रिलेशन हो गया। हेडिंग था रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ये दिया गया था। तो हमने पहले आपको जो लिख कर दिया है वो क्या है याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड ड्यू टू अ गिवन पॉइंट चार्ज। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर r दूरी पर जो है वैद्युत विभव किसी दिए हुए आवेश से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a distance r from a given point charge। तो इस तरह से दिए हुए बिंदु आवेश से r दूरी पर ये विभव था और इसके बाद हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो जो पोजीशन ऑब्जर्व है उसके रिस्पेक्ट में तो ये रिलेशन आ गया। अब आप इसी को कैसे लिखते हैं ये ध्यान दीजिएगा और क्या मीनिंग होगा इसको भी आप देखिए। तो आज का जो टॉपिक आपको मिला क्लियर हो रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उनको हम पॉइंट चार्ज की तरह से कैसे मेजर करते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो आपने देखा E इक्वल टू -dv बाई डी आर। वैसे हम इसी को d बाई डी आर को अलग से शो करें, ये देखिए डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई तो ये एक तरह से अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएं यहाँ पर
जैसे इसको भी वेक्टर फॉर्म में ले लें ऐसे, तो ये ऑपरेटर की तरह कार्य करता है। इसको डेल ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर के रूप में अगर आप शो करना चाहें तो ये लिखा जा सकता है इक्वल टू नेगेटिव, डेल ऑपरेटर को यहाँ ग्रेडियंट के रूप में दिया जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, ये लिखा जाता है। तो आपको एक प्रूफ मिल गया कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। ई क्या है, बी क्या है, हमने अलग अलग बताया। ई को हमने कई नाम पर भी बताया, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरह से हमने, या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हमने बताया। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन प्राप्त हो जाता है। और कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कैसे देता है, ये महत्वपूर्ण है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चंस कैसे देता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो कहता है कि द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पर या तो फॉर्मूला मिल जाएगा या स्टेटमेंट होगा। तो आप कहेंगे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। हाँ, सिंबल जरूर आपको चेंज मिलेंगे। पहले हम यहाँ लिख दें नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो ये आपको एक नई डेफिनेशन में मिल गया। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अगर आप फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। यहाँ से देखिए, या इसके डिक्रीज होने पर ये तेजी से और डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू और माइनस हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, अर्थात जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर हटते हैं पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। तो अलॉन्ग फील्ड डायरेक्शन, तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेयर पोटेंशियल ड्रॉप एज एनी पावर ऑफ गिवन फंक्शन। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जब आप पॉइंट चार्ज से या किसी चार्ज से दूर जाते हैं, जैसे हम यहाँ R1 ले लें, इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल है, यहाँ R2 डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल है, तो आप कह सकते हैं V2 लेस देन बाई V1, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट जो है इस तरह से यहाँ से दूर लिया गया है, या फिर डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल इज ड्रॉप along the direction of इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आपको थ्योरी भी मिल गया। बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ सिंबल की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू माइनस यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि ये पोटेंशियल को ऐसे लिखता है, पोटेंशियल को इस तरह से शो करता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई मान मिलता है तो यहाँ पर लिखता है स्केलर फंक्शन, इस तरह से स्केलर फंक्शन लिखकर छोड़ देता है, या स्केलर पोटेंशियल लिखकर छोड़ देता है। तो हम इस सिंबल को नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जब आप इस चैप्टर में रीड करेंगे तो वही सिंबल हम यहाँ पर देंगे फाई, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको ये लिखना हो ये नोट कर सकता है, और नहीं जिसको ये नोट करना हो वो भी ऐसा शो कर सकता है। तो ये तरीके हैं जिन पर आप ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो हम आगे बढ़ें। यहाँ से ये आपको 3 टॉपिक जो रीड कराए गए, उम्मीद है समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव और तीव्रता और विभव में आपस में संबंध। तो इनके जो रिलेशन है इन पर क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। बी का कोई मान देता है और कहता है कि ई को आप डिफाइन करिए, तो बी का कोई मान दिया जाएगा, ए को हम लोग डिफाइन भी करेंगे कि किस तरह से वो संभव होगा, कैसे उसको हम प्राप्त करेंगे।
तो जैसे हम वी को अगर हम लिखते हैं और ई को, तो ई का कोई स्पेसिफिक पोजीशन हम शो करना चाहें अलग अलग, जैसे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ये जो है स्पेसिफिक पोजीशन एक्स वाई जेड ये हम कहीं पर शो कर दे रहे हैं कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। जैसे ये एक्स है, वाई है और ये जेड है, यहाँ पर आपने कोई चार्ट दे दिया है। अब इससे आर डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्व कोई पॉइंट है चार्ट, और यहाँ कोऑर्डिनेट ले सकते हैं एक्स वाई जेड है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये रिप्रेजेंटेशन है, ई एक्स वाई जे जेड ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट अलग अलग भी आप रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं पर पोटेंशियल देता है, जैसे मान लीजिए कि पोटेंशियल का किसी स्पेसिफिक पोजीशन में 3x² वाई प्लस यहाँ पर 2y x 2yz प्लस z² x कुछ भी लिख दिया, ऐसा कोई मान आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये कोई पॉइंट है जिस पर ये पोटेंशियल शो किया गया है, उस पॉइंट पर ई को डिफाइन करिए, उस पॉइंट पर ई क्या होगा। तो आप इसी को एक बार ई एक्स के लिए सॉल्व करिए, तो माइनस डी वी आर बाई डी एक्स ऐसे देखिए। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, हालांकि माइनस बाद में आप यूज़ कर लें, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह जो भी होगा रिटेन कर दिया जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू जो दिया हुआ आप यहाँ रखेंगे। तो हम इसको रखकर सॉल्व करते हुए, जैसे इसको देखिए तो 3y को अलग कर दीजिए, x पर सॉल्व कर रहे हैं तो x² का 2x आ गया। तो इस तरह से 6xy हो जाएगा। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया क्योंकि है नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो z² x का 1 आ गया। तो इस तरह से आपने x का जो मैग्नीट्यूड है 6xy प्लस z² आपने प्राप्त कर लिया। ऐसे ही मान आप रख कर ई वाई ज्ञात कर लेंगे, ई वाई तो डी वी आर अपॉन डी वाई। ऐसे जब y पर करेंगे तो आपको पहला वाला रिजल्ट y1 हो जाएगा 3x² डी वाई इंटू वाई 1, दूसरा का रिजल्ट 2z(y1) हो जाएगा, और तीसरे में 0 हो जाएगा क्योंकि y है नहीं। तो इस तरह से आपको 3x² प्लस 2z ये मान प्राप्त हो गया ई वाई। इसी तरह से आप ई जेड ज्ञात कर लें। जब आप ई जेड ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें नहीं है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वी आर बाई डी जेड, तो पहला वाला तो 0 हो गया है नहीं, दूसरे वाले में 2y आ गया, z1 हो गया, तीसरे वाले में 2z इंटू x आ गया। तो आपने तीनों को सॉल्व किया, यहाँ रख दीजिए, ई का कोई मान आ गया। एक्स वाई जेड की कोई पोजीशन दी गई होगी, जैसे कि हम लिखते हैं x = 1, y = 2, z = 3। ऐसे देखिए, तो इनको अगर हम रख दें, इनमें से कोई मान लेकर रख दें, तो आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पहले रख देंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मान रख दिया और आ गया, सपोज कि ये कोई मान आ गया यहाँ पर कि 3i + 6j - 5k, ऐसा कोई मान आ गया। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर कहता होगा तो मैग्नीट्यूड भी आप ऐसे अंडर रूट करके 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर रख कर कोई यूनिट दिया होगा आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड दिया जाएगा। तो आपको हमने एक ऐसा प्रॉब्लम बताया जिसमें v का कोई मान दिया होगा और उनसे हम e को कैसे प्राप्त कर लेंगे, ये रिटर्न किया गया। तो ऐसे प्रॉब्लमों को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो e और v पर डिस्कशन हुआ और इन पर जो है आगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको ध्यान देना है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बेसिकली ये दो नाम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो डायपोल की भी चर्चा आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और पोटेंशियल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, डायपोल, डबल डायपोल और क्वाड्रपोल। ये इस तरह से तीन अलग अलग चर्चाएं हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में आप कह सकते हैं कि जो मेन पार्ट है सिलेबस का, उसमें आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी। तो कोई स्फेरिकल बॉडी है कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे। और इसी तरह से अगर कोई डायपोल है या क्वाड्रपोल है तो किसी पॉइंट पर ई और भी क्या ज्ञात करेंगे। तो टॉपिक आपको अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर में मेनली जो स्टार्टिंग था चार्ज और चार्ज की ही सभी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन चार्ज पर कोई खास अलग से प्रॉब्लम आपको दिया नहीं गया। तो जो प्रॉब्लम होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर होंगे। डेरिवेशन का है, बीएससी लेवल में डेरिवेशन पर भी चर्चा होता है। तो डेरिवेशन का है तो वो सिलेबस के अनुसार, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ये डिफाइन करना होता है। लेकिन आप देखेंगे कि मेजरमेंट के लिए सर्कुलर रिंग है, डिस्क है, और ये स्फेरिकल सेल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, हालो स्फीयर है, सबका मेजरमेंट, या सिलिंड्रिकल शेप है, थिन लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है। तो काफ़ी लार्ज चैप्टर हो जाता है, तो हम उन पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है आपके सामने चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बारे में। जैसे इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी चर्चाएं हैं उनको आप जो है चैप्टर वाइज जो दिया गया है पूरा एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पर पूरा जानना चाहिए, और जाने के बाद फिर उनके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल पर भी कुछ डिस्कशन देते रहे हैं कि क्या होता है, कैसे है, तो उनको आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे इंसुलेटर पाए जाते हैं जिसके इनसाइड वेरी स्मॉल सेपरेशन पर टू चार्जेस शो करते हैं या स्थित रहते हैं। कहने का सेंस कि उनमें मोबिलिटी नहीं होती है तो वो न्यूट्रल नहीं होते हैं। तो कुछ पदार्थों में आप पढ़ते हैं, जैसे कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ते हैं जिनको आप अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उनमें इस तरह से टिनी डायपोल पाए जाते हैं। या कुछ ऐसे लौह पदार्थ हैं जिनमें इस तरह के डायपोल की संरचना उपस्थित होती है। तो डायपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब सिरे, इलेक्ट्रिक जिन पर चार्ज लिए गए हैं, अर्थात एक ऐसा समायोजन किसी जो कुछ अलग पदार्थ के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर जिसमें सूक्ष्म दूरी पर, जैसे हमने कोई ये सेपरेशन बना दिया और इसमें जो है एक तरफ से कोई माइनस चार्ज शो किया और उतना ही मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज। क्योंकि ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, तो ये सेल्फ मूवमेंट ही नहीं शो करते हैं। इनमें अगर मोशन होगा तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, टोटल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज कभी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बल्कि वो न्यूट्रल होता है या क्रिएट हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको आपको दिखाने के लिए थोड़ा हम लार्ज डिस्टेंस में बनाते हैं। तो जैसे ये सेपरेशन हम थोड़ा लार्ज दिखा दें, -q + q पार्ट में, ये पार्ट ये बहुत कम दूरी पर होते हैं, थोड़ा सा लार्ज बनाकर ही दिखाया गया। या तो आप डी डिस्टेंस लिखते हैं या 2l लिखते हैं, जो भी आप रिटर्न करते हो ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो दो अल्प आवेशों का या दो आवेशों का जिनके परिमाण बराबर और प्रकृति अलग अलग होती है और अल्प दूरी में स्थित होते हैं, उनको वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। द इलेक्ट्रिक डायपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। तो इसको हम जो बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल इज द, बहुत आसान है, अगर लिख सकते हैं तो नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल इज द
arrangement of two charges in equal magnitude but their sign are opposite and apart a very small distance, कमा करिए, known as इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक वेक्टर की तरह शो करते हैं। तो इसका डायरेक्शन जो है -q से +q की ओर शो करते हैं। तो इफ इलेक्ट्रिक डायपोल अरेंज represented as vector then its direction represented from negative to positive charge। तो ये इसके डायरेक्शन को एक्सेप्शन मान लिया गया है कि ये इसका डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिस्टम है किसी मटेरियल में रेंडम होता है और हम इस तरह से रेंडम उसको दिखाते भी हैं। किसी मटेरियल में ये रेंडम पोजीशन शो करता है ऐसे, इस तरह से। ये तो ऐसे पदार्थों को आप जो है अनचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं जिनमें इस तरह की टेंडेंसी पाई जाती है। लेकिन जब आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो सब जो है एक पर्टिकुलर मैनर में शिफ्ट कर जाते हैं, ऐसे स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट शब्द कहने का अर्थ कि जो टेनी डायपोल बने हुए हैं इनकी मोमेंट अगर हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड में जानना चाहें तो ये मूवमेंट करेंगे जब तक कि एक स्टेबिलिटी फील्ड क्रिएट ना कर लें या डायरेक्शन क्रिएट ना कर लें। तो हम लोग डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रूप में जब पढ़ते हैं मोमेंट के रूप में, तो ये लिखा जाता है P = Q × 2L। 2L या D जो भी है आप उसको रीड कर सकते हैं, 2L या D। तो वैसे तो मोमेंट शब्द आप जानते हैं वेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर Q × D ऐसे शो कर लेते हैं, जबकि D ही आप 2L के इक्वल शो कर रहे हैं ऐसे। बाकी यूनिट आप जानते ही हैं, यहाँ से जो है कूलम × मीटर ये लिखा जाता है। बाकी इनका कन्वर्जन आप अलग से करते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही। आज हम प्रयास तो कर रहे थे लाइव आप लोगों को दे दें, लेकिन समस्या यह रही है कि अभी भी हम कभी लाइव का सिस्टम सेट किए नहीं है अपने चैनल पर, तो वो देर हो जाता है। हम 10 बजे से स्टार्ट किए ट्रायल करने, तो कुछ समय लग गया, ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हम फिर वीडियो ही बना लिए। तो अभी इसकी प्रैक्टिस हमें है नहीं, और हमारे पास कोई अभी इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की लाइव को वो पहले सेट करके दें, हम आपको पढ़ा दें। तो फिर हम प्रयास करेंगे और आपको सूचना दे देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अचानक अगर हम सेट कर रहे हो, लाइव हो जा रहा हो 10 बजे के करेक्ट, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। VK सर GRS एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर बेल आइकन उसको क्लिक कर लें, तो वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी। और तब तक ये जब तक ये प्रॉब्लम है आपको वीडियो मिलती रहेगी, आप वीडियो पढ़ते रहें। और बेसिक कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने व्हाट्सएप से, हमारे यूट्यूब पर जो है नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें सेंड कर सकते हैं। उसको देखकर हम ग्रुप में भी डाल देंगे, बच्चे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व मिल रहा है तो हम यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमने वैसे आज देखा कि अगर लाइव कॉल भी दिए होते हैं तो बहुत कम लोगों को मिला होता है, क्योंकि जो भी हमने न्यू स्टूडेंट नंबर करीब 25-30 BSc के बच्चे भी जो जुड़े हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए होते हैं तो नंबर काउंट हो जाता है, मालूम हो जाता है कि कितने लोग और जुड़े हैं। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको सूचना मिलेगी और तभी आप लाइव देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही। कल हम फिर प्रयास करते हैं, या तो लाइव और नहीं तो ठीक इस समय 10 से 11 वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं।